दोस्तों, जंग का हमेशा एक ही वसूली होता है, लेकिन अंत में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, जो है जीत। फिर चाहे वो कैसी भी आए। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई जंग मिसाइल या फिर नुक्ले से नहीं, बल्कि चूहों के बिल से लड़ी गई हो? जी हाँ, ये सच भी है। वियतनाम वॉर के दौरान वियतनामीज ने अमेरिकन आर्मी को ध्वस्त करने के लिए जंगल के नीचे छोटी छोटी सुरंगों को जाल बिछाया। और शुरू में तो यूएस आर्मी भी समझ नहीं पाई कि ये इतनी जल्दी कहां से आते और कहां गायब हो जाते। फिर अंत में क्या हुआ? कौन जीता इस जंग को? चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सक्रिय सुरंग को दिखाते हुए, जिसके अंदर एक अमेरिकन सोल्जर घुसा हुआ है। अपने साथियों से कांटेक्ट करके बता रहा है कि वो काफी अंदर आ चुका है, इसलिए उन्हें अब और सैनिकों को भेजना होगा। और इतने में उसी के नीचे बैठे वे वियतनामी सोल्जर ने उसके अंदर लकड़ी घुसा दी, जिसे वो वहीं तड़प कर मारा गया। वहीं दूसरी तरफ जो जो सैनिक मारे गया, उनके बदले अब अमेरिका और सैनिकों को यहां पर भेज रहा है, जो जंगल के बीच अपने कैंप में चले जाते हैं और अपने अपने सामानों को खोलना शुरू करते हैं। इस बीच इनके पास लेफ्टिनेंट कोलोबो आते हैं, जो सभी जवानों को बताते हैं कि वो कल सुबह टनल को देखने जाएंगे, इसलिए आज वो आराम करें। इतने में वहां पर सार्जन माइक आते हैं, जिसे वो ऑर्डर देते हैं कि जिस वियतनामी स्नाइपर को उन्होंने पकड़ा है, उसे फांसी दे दो। लेकिन सार्जन उसके इस फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि वो भी अपने देश की रक्षा कर रहा है तो वो भी एक सैनिक ही। लेकिन लेफ्टिनेंट का कहना है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें उन्हें मारना ही होगा। और उदास मुझे कर सार्जन बाहर आता और उसे स्नाइपर को फांसी पर लटका दिया जाता। कुछ सैनिक थे जो इस फैसले के खिलाफ थे, पर लेफ्टिनेंट के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इसलिए सब चुप हो जाते हैं। लेकिन सभी के जाने के बाद सार्जन माइक काफी भावुक मन के साथ वहीं खड़े रहते हैं। पर सिर्फ वहां अमेरिकन नहीं थे, बल्कि पेड़ के पीछे छुपे कुछ वियतनामी सैनिक भी थे। और ये सब नजारा देखकर उसके अंदर आक्रोश पैदा होता है, लेकिन उन लोगों ने कोई आवाज नहीं की। अब सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं। इस जुरान मिलन नाम का एक सैनिक अपने दो साथियों के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो दोनों ही उसे इग्नोर कर देते हैं और अपने ही आपस में बात ही करते हैं। दरअसल मिलर इस जंग के वातावरण से बहुत ही ज्यादा सहमा हुआ है, इसलिए वो उसे अपने देश जाना चाहता है, ताकि अपने माता पिता के साथ रह सके। लेकिन उसकी यही चीज औरों को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अपने देश के लिए मर मिटने की बात कर रहे हैं। इधर एक और एक विरांगो नाम का जवान सार्जन के पास उनसे एक सवाल करता है, क्या उन्हें ऐसे दूसरे देश के सैनिकों को फांसी देने पर डर नहीं लगता? आखिर वो भी तो खुद के देश की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि सार्जन भी उसकी बात से सहमत थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी पोस्ट बहुत ऊंची है और वो एक लीडर है। अगर वो अपने सैनिकों के सामने कमजोर दिखेंगे तो जवान हिम्मत हार जाएंगे। अगर खुद को सुरक्षा करना है तो ये कदम हमें उठाना ही पड़ेगा। अब दिन ढल चुका है, अब सोने के लिए जाने लगे हैं सब लोग। इस बीच दो सैनिक स्मोक कर रहे होते हैं, तो जॉनसन नाम का सोल्जर उनसे कहता है कि उन्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए सही नहीं है और इससे उनकी जान भी जा सकती है। क्योंकि कल अगर वो सुरंग में जाएंगे तो वियतनाम को उनकी स्मेल आ जाएगी। अब सूरज निकलने के साथ दिन की शुरुआत होती है। सभी सैनिक अब अपने सामानों को लेकर निकल पड़े हैं, क्योंकि आज उन्हें सुरंग की खोजबीन करनी है, जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले खोजा था। पर वो उसमें रात में नहीं गए, क्योंकि खतरा हो सकता है। सबसे पतले सिपाही को अंदर भेजते हैं, पर जैसे ही वो नीचे गया, नीचे मौजूद वियतनामीज ने उस पर गोली चला दी। इसलिए फौरन दूसरे सैनिक को भेजते हैं, जिसने एक को तो खत्म कर दिया और अपने साथी को लेकर बाहर आ गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। अब ये लोग उस छोटी सी सुरंग में आंसू गैस छोड़ते हैं और फिर अंत में धमाका भी करते हैं। और फिर दो जवान मास्क पहनकर नीचे गए, जहां उन्हें ग्रेनेड वायर मिला, जिसे उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। दरअसल इन्हें पता लगाना था कि ये सुरंग कितनी लंबी है, क्या ये किसी शहर में जाकर खुल रही है। और जब इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिला, तो पहले वाले जवान ने अपनी गर्दन बाहर निकाली, लेकिन तभी वहां पहले से मौजूद एक लेडी सोल्जर ने उसके गले में लकड़ी घुसा दी, जिसे वो तलब तलब कर वहीं मारा गया। लेकिन एंडरसन अभी भी नीचे ही था, और इसलिए उसने ग्रेनेड फेंका, जिससे एक जोर का धमाका होता है और इसमें एंडरसन मिट्टी के नीचे दब गया।
ये सब करके वो लेडी सोल्जर कुछ खास खुश नहीं थी, और इसमें वो चीजें उन्हें करनी पड़ती है जो उनके खिलाफ है। अगर अपने देश को अमेरिका से बचाना है तो उन्हें लड़ना होगा, हिम्मत दिखानी होगी, वरना सब तबाह हो जाएगा। ग्रेनेड फेंकने के बाद वो लेडी सोल्जर पास में ही बनी एक सुरंग में जाकर रोते हुए अपने हाथों में लगे खून को साफ करने लगती है। तभी एक बच्चा उसके पास आया जो उसके लिए एक मैसेज लेकर आया था। दरअसल उसी टनल के नीचे एक मीटिंग रूम भी होता है, जहां पर कुछ वियतनामीज आपस में मीटिंग कर रहे थे। उन्हें अब अमेरिकन बेस पर हमला करना होगा, और उन्हें यह भी पता है कि ऐसा करना खुद की जान से खिलवाड़ करने के बराबर है। लेकिन वो सब ही अपने देश के लिए जान देने को तैयार है। इधर ऊपर जब काफी देर हो जाती है तो सार्जन कुछ जवानों को लेकर उस जंगल में अपने खोए हुए साथियों को ढूंढने जाते हैं। तब जाकर उन्हें अपने साथी की लाश मिलती है, जिसे उस लेडी ने बेरहमी से मारा था। सार्जन ये देखकर बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतने में नीचे ही जख्मी हुए पड़े एंडरसन को होश आता है, पर वो मिट्टी में दबा पड़ा था। अब पहले तो वो अपने ऊपर से मिट्टी को हटाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन जिन वियतनामीज की मौत हो गई, उन्हें उनके लोग उन्हीं सुरंगों में दफन कर देते। पर ऊपर मौजूद सार्जन को एंडरसन को ढूंढना था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो जिंदा होगा। इसलिए वो हैरिस से कहते हैं कि तुम बेस पर संदेश पहुंचा दो, तब तक हम तीनों जा रहे हैं एंडरसन को ढूंढने के लिए। इतना कहकर वो नीचे तो चले गए, पर हैरिस का रेडियो खराब था, जिसके कारण वो बेस पर कांटेक्ट ही नहीं कर पाता। तो यहाँ ये तीनों अब धीरे धीरे करके उस पतली सी सुरंग में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर सांस भी लेना मुश्किल होता है। पर कुछ ऐसी भी सुरंगें थी जिसमें वियतनामीज ने कमरे जैसे बना रखे थे। जैसे कि अभी हम कुछ सोल्जर को देखते हैं, जिसमें ये कहता है कि मैंने अभी ऊपर कुछ अमेरिकन को देखा जो हमारी औरतों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो मुझसे तादाद में ज्यादा थे। लेकिन अब मुझे खुली छूट दे दो, क्योंकि मैं अब बदला लेना चाहता हूं। उसके साथ ही उसे पूरी इजाजत दे देते हैं कि वो जिस तरीके से उन्हें मारना चाहता है, मार सकता है। तो वहीं दूसरी ओर आगे चल रहे माइक एक ट्रैप में फंस जाता है। जी हाँ, इन लोगों ने उन सुरंगों को इतनी भी आसान तरीके से नहीं बनाया। दरअसल बीच बीच में कुछ ट्रैप भी लगाए थे, जिससे कुछ गड्ढे, कुछ नुकीले डंडे लगे थे, जिसमें माइक गिरकर तुरंत ही मारा जाता है। पर सिर्फ यही नहीं, तभी वहां एक वियतनामी नजाने कहां से प्रकट हो जाता है और विरांगों को मशीन गन से भून डालता है। ऐसे कई और भी ट्रैप बनाए गए थे, जिसमें गिरने पर अलग अलग तरीकों से इनकी मौत हो रही थी। जैसे कुछ में सांप और चूहे छोड़े गए थे, तो कुछ तेजाब डाले गए थे, तो कुछ में बम है, जिससे कि ये अमेरिकन सोल्जर आगे बढ़ ही ना पाए। अब ऊपर बैठे हैरिस और लीफ को काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक नीचे गए उसके साथी नहीं आए। इसलिए वो दोनों अब उनके लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। पर इतने में ऊपर गोलियां चलना शुरू हो जाती है, जिसका मुंहतोड़ जवाब ये देते हैं। फिर उसी टनल में जाकर छुप जाते हैं। पर उनके पीछे पीछे वो वियतनामीज भी चले गए। यानी कि अब लड़ाई जमीन पर नहीं, बल्कि चूहों की तरह बिल में होगी। नीचे गए हैरिस ने महसूस किया कि शायद वहां की मिट्टी खिसक रही है। उसने उसे रोकने की कोशिश की, तभी अचानक से लाश उस पर गिर गई, जिसे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इस बीच वहां एक अमेरिकन बेस पर वियतनामीज ने हमला कर दिया। अचानक से करी गई इस गोलीबारी में काफी सारे सोल्जर मारे भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें संभलने तक का समय नहीं मिलता। पर नीचे सुरंग में अब चीजें और भयानक मोड़ लेती है। इस बीच उन्हें आगे जाने पर ग्रीन दिख जाता है, जो कि उन्हीं का साथी था, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। लेकिन जब अपने साथियों को वो देखता है तो उसमें थोड़ी जान आती है, हिम्मत आती है। लेकिन इस दौरान सबसे पीछे चल रहे लीफ उसी लेडी का शिकार बन जाता है। वो उसके पेट में चाकू घुसाकर पूरे शरीर को अलग कर देती है। हालांकि साइड में ही छुपे उसके दोनों साथी ये सब देख रहे थे, पर वो उसे बचा नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। और इसलिए ये लोग अब तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। यही तेजी ग्रीन को थका देती है। वो अब आगे जाना नहीं चाहता। उसका कहना था कि वो यहीं पर रुककर उसका इंतजार करेगा, लेकिन हैरिस उस पर चिल्लाता है क्योंकि उन्हें आगे जाना होगा। वो आराम करने यहाँ पर थोड़ी आए। पर ग्रीन अब थक चुका है, पूरी तरह से झुलस चुका है, और इसलिए वो अपने साथी पर ही बंदूक तान कर कहता है कि तुम आगे जाना है, तुम्हें जाओ, मैं नहीं जाऊंगा।
सीन कट होकर पहुंचता है बेस पर, जहां पर अब अमेरिकन तेजी से कम हो रहे हैं क्योंकि इस हमले में उन्हें ज्यादा नुकसान हुआ है। तो वहीं वियतनामीज और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से इन पर हमला कर रहे हैं। देखते देखते अब बस गिने चुने अमेरिकन बच्चे हुए। इसलिए लेफ्टिनेंट फॉरेन अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके एयर स्ट्राइक करने को कहते हैं, क्योंकि वो अब और नहीं लड़ पाएंगे। इस बीच कुछ ऐसे सैनिक भी थे जो कि बेस से भाग गए, जिन्हें दुश्मन पीछा करके मार डालते। और ऐसे ही मिलर अभी के कैंप में सबसे डरपोक और कमजोर है। वो सिर्फ अकेला बचा है, उसका पीछे पड़े हैं वियतनामीज, जो मरेवे को भी दोबारा मार कर कंफर्म कर रहे हैं। इस कदर उनके अंदर आक्रोश है अमेरिकन के खिलाफ। अब भागते भागते मिलर एक झरने के पास आ गया, जहां अब रास्ता खत्म हो चुका है और वो वियतनामीज अब नजदीक आते जा रहे हैं। इसलिए उसे जल्दी ही कुछ फैसला लेना पड़ेगा। पर मिलर इतना ज्यादा घबरा गया है कि वो कुछ भी फैसला नहीं ले पा रहा है। आखिर में एक वियतनामी उसके ऊपर चढ़ गया और दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। पर लेकिन आज वो बहादुरी दिखाता और उसे पानी में डुबा डुबा कर मार डालता। दूसरी तरफ बेस पर अब लगभग सारे अमेरिकन्स मारे जा चुके हैं। ये लोग अब सब चीजों को जला रहे हैं। लेफ्टिनेंट को भी अंदेशा हो गया है कि वो नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने असला बारूद वही जगह साथ साथ खुद को भी उड़ा लिया और खत्म कर डाला, क्योंकि वो नहीं